आज हम एनसीईआरटी में चैप्टर 6 की शुरुआत करेंगे और चैप्टर 6 का हमारे पास जो नाम है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन को समझने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज ऑफ डिफरेंशिएशन की होनी चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन की बेसिक नॉलेज है तो फिर आप एप्लीकेशन को अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। यानी कि आपको बेसिक नॉलेज का मतलब कि बेसिक टाइप्स पता होने चाहिए और फॉर्मूले पता होने चाहिए, बस। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन होता कैसे है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की, तो इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो आता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज इस टॉपिक में सबसे पहला, इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है। सेकंड है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। थर्ड जो टॉपिक आपके सामने है वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। फोर्थ जो टॉपिक है आपके पास इस चैप्टर में वो है अप्रॉक्सीमेशन। एंड फाइनल फिफ्थ जो टॉपिक है वो है मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा, दैट मीन्स कि आपके पास अगर हम पुराने शेड्यूल से देखें या एनसीईआरटी से देखें तो एनसीईआरटी में आपके पास कितने टॉपिक्स मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके पास टोटल 5 टॉपिक। अब इस बार अच्छी बात यह है आपके लिए कि ये वाला टॉपिक तो आपकी क्लास में आ ही नहीं रहा। रेट ऑफ चेंज जो है वो आपकी क्लास में नहीं आ रहा, अप्रोक्सीमेशन भी आपकी क्लास में नहीं आ रहा। यानी कि ये दोनों के दोनों चैप्टर जो है, जो रिड्यूस सिलेबस 2020 में आया है, इसमें ये दोनों के दोनों टॉपिक जो है वो डिलीट हो गए हैं। एक्सरसाइज वाइज देखें तो ये है एक्सरसाइज 6.1, यानी कि 6.1 नहीं आ रही। ये एक्सरसाइज 6.2 है, हम यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे। और ये है एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी में। ये एक्सरसाइज 6.4 है, ये भी नहीं आ रही। और उसके बाद ये एक्सरसाइज 6.5 है, ये आपके पास आई। सबसे इंपॉर्टेंट की बात अगर मैं करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है मैक्सिमा और मिनिमा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये 6 मार्क्स का पेपर में आता है, डेफिनेटली आता है। हर बार पेपर में आपको बोर्ड के एक्सटर्नल जो एग्जाम होगा उसमें ये आपको 6 मार्क्स में हर बार मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 मार्क्स का इसमें से आएगा तो बाकी बचा क्या? ये तो आना नहीं है, ये भी आना नहीं है, तो बचे सिर्फ ये 2 टॉपिक। अब ये 2 टॉपिक में से ऐसा भी हो सकता है कि 2+2 यानी कि 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए। ऐसा भी हो सकता है 2+1+1 का आए, या फिर ऐसा हो सकता है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आए। ओवरऑल इस चैप्टर की वेटेज अगर देखें तो एक्सटर्नल एग्जाम में मैक्सिमम आपके सामने 10 मार्क्स की इसकी वेटेज दिखती है। यानी कि 10 से ज्यादा नंबर का ये चैप्टर नहीं है। हाँ, 10 से कम नंबर का आ सकता है, हो सकता है कि यहाँ से 1 मार्क्स का और यहाँ से 1 मार्क्स का आपको क्वेश्चन मिल जाए, यहाँ से 6 नंबर का, या फिर यहाँ से 4 नंबर का मिल जाए, इधर 2-2 नंबर का मिल जाए। तो मार्किंग स्कीम हम पेपर के टाइम में डिसाइड करेंगे। अभी फिलहाल ये बात आपको समझनी है कि जो भी स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम के हैं, जो इस समय आप ये देख रहे हो, तो अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और ये जरूर करिएगा। मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। ये 2 टॉपिक साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में अगर वो बैठते हैं, जेईई मेंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो वहां पर ये 2 टॉपिक जरूर आएंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक उन बच्चों को करने हैं जो साइंस स्ट्रीम के, लेकिन अभी नहीं करने हैं। अभी क्या करना है, अभी आपको ये 3 टॉपिक करने हैं, 1, 2 और 3। जब पूरा कोर्स फिनिश हो जाए तब इस टॉपिक को आप देख लेना। और जो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट है उनके लिए टॉपिक कभी भी आगे फ्यूचर में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमारे टॉपिक का नाम है, जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी में 6.2 है, आप 6.2 निकाल लीजिए। और इस टॉपिक का नाम क्या है? इंक्रीजिंग
और डिक्रीजिंग। आप अपनी कॉपी पे लिखते जाएंगे मेरे साथ साथ, और जहां मैं कहूंगा समझने के लिए वहां सिर्फ समझ लेना, लिखिएगा मत। जैसे कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का टॉपिक डाल लीजिए, और उसके बाद अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। किसी भी टॉपिक का इंट्रो जरूर जानना है आपको, तो वो इंट्रोडक्शन जो है उसको आपको कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपना पूरा फोकस जो है स्क्रीन पर रखिए ताकि आपको समझ में आए बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन है क्या। तो देखिए, अगर मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करूंगा तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीज का मतलब होता है घटना। अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में है और हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो आपको दो बेसिक टर्म से यहां पर वाकिफ होना पड़ेगा। पहला है आपके सामने फंक्शन, यानी आपको फंक्शन के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है आपके सामने इंटरवल, यानी कि आपको पता होना चाहिए फंक्शन क्या होता है और इंटरवल क्या होता है, क्योंकि इन दोनों से रिगार्डिंग टॉपिक्स ही यहां पर मिलेंगे जिसके बारे में हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा जा रहा है। तो अगर मैं बात करता हूं फंक्शन की, तो फंक्शन को कैटेगराइज कर लेते हैं। फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन मिलेगा आपको, ठीक है। फंक्शन आपको मिलेगा यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन आपको मिलेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और आपको मिलेगा लॉगरिथमिक फंक्शन। यानी कि आपको बेसिकली आपकी इस क्लास में सिर्फ इन चार फंक्शन का सामना करना पड़ेगा। पॉलिनोमियल फंक्शन आपने पॉलिनोमियल जरूर पढ़ा होगा, 9th में भी था, 10th में भी था पॉलिनोमियल, तो आप जानते होंगे पॉलिनोमियल फंक्शंस वो सब एल्जेब्रिक फंक्शंस को कहते हैं जो 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, कोई सा भी पॉलिनोमियल फंक्शन बोला जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आपने 10th में जरूर इसको समझा होगा कि इसके 6 आइडेंटिटीज होती हैं, 6 बेसिक आइडेंटिटीज होती है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक मैंने लास्ट टाइम आपको जरूर बताया था, e की पावर x को एक्सपोनेंशियल और log x से रिप्रेजेंट करते हैं लॉगरिथमिक, बस इसी से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो फंक्शन के बारे में तो ये है, यानी कि इन फंक्शन से रिगार्डिंग वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछता है। दूसरा है इंटरवल, तो इंटरवल के लिए सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, एक ओपन इंटरवल होता है और एक क्लोज इंटरवल होता है। एक ओपन इंटरवल होता है और एक क्लोज इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल मतलब इस तरीके से लिखा हुआ, और क्लोज इंटरवल मतलब कि इस तरीके से लिखा हुआ। तो मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी, ओपन इंटरवल क्या होता है और क्लोज इंटरवल क्या होता है, ठीक है। अगर आपको ये पता लग गया ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये बिहेव कैसे करता है। जैसे मैं अगर ओपन इंटरवल की बात करता हूं तो इसमें लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल लगता है, क्लोज इंटरवल में लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लगता है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूं आपसे 2,7 ओपन इंटरवल में लिखा है, बिलोंग्स टू इंटीजर। इसे किससे बिलोंग करना है आपको, इंटीजर से बिलोंग करना है। तो इंटीजर मतलब कि वो नंबर जिसपे डेसिमल्स नहीं होते। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है इसे 2 नहीं लिखना, सॉरी, आपको लिखना है इसे 3, 4, 5, 6। आपको ओपन इंटरवल में 2 नहीं लिखना और 7 नहीं लिखना। अगर यही सेम क्लोज इंटरवल में दे रखा है 2 और 7, आपको निशान क्लोज इंटरवल का दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको सिंपल सा काम करना है, और वो काम क्या होना चाहिए, वो हो जाएगा आपके पास 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो बेसिकली आपको क्या समझ में आया कि क्लोज इंटरवल की जब बात करेगा तो सिंबल इस तरीके से दिखाएगा, और इसका मतलब उसमें 2 भी शामिल करेंगे, 7 भी शामिल करेंगे। ओपन इंटरवल जहां देगा तो उसमें वो संख्या शामिल नहीं करनी जो लिखी हुई दिख रही है। ओके, बस आपको इंटरवल और फंक्शन के बारे में पता लग गया है। तो अब आप बात करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता क्या है। तो देखो, इसको ऐसे समझते हैं, मैंने कहा जैसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो एक फंक्शन ले लेते हैं और वो फंक्शन है आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन लेने वाला हूं और वो फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऑफकोर्स ये एक पैराबोलिक फंक्शन है, आपको पता होना चाहिए, इससे पैराबोला बनने वाला है। और ये आपको मतलब 11th में आपने देखा होगा, लेकिन नहीं देखा तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसको हम कैसे करेंगे वो देखिए। सपोज कि मैं इस पे, ये पैराबोलिक फंक्शन जो है, इसकी अगर मैं टेबल बनाता हूं तो टेबल कुछ इस टाइप की बनेगी।
मैं यहाँ बना देता हूँ टेबल। टेबल है x और y, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, ऑब्वियस सी बात है। x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। याद रखना, आप यहाँ पर वैल्यू रखते चले जाइए। x की वैल्यू अगर 2 रखी जाएगी तो y की वैल्यू 4 बनेगी, और x की वैल्यू -2 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 बनेगी। x की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 9 बनेगी, और x की वैल्यू अगर -3 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 9। y मीन्स fx, fx को अब y भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप एक ग्राफ बनाइए। देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ तो आपको बनाना आना चाहिए। हम इस टाइप का एक ग्राफ ले लेते हैं, ये रहा। ओके, ये आपके सामने ग्राफ है। अब इस ग्राफ को समझेंगे, इस ग्राफ को किस तरीके से हम करेंगे। देखिए, ये देखिए, आपके पास x की वैल्यू 0 है, ऑफ कोर्स ये वैल्यू 0 है। आपको पता है ये राइट साइड में पॉजिटिव ऑफ x होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव ऑफ x होता है, अप साइड में पॉजिटिव ऑफ y होता है। ये आपके सामने है 0 0, ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यू दे रखी है आपको 1, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 2, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 3, लेफ्ट साइड में -1 -2 और -3, अप साइड में अगर देखेंगे तो 1 2 एंड 3 ऐसे चलता चला जाएगा, आगे भी बढ़ेगा। आपको 0 0 लेनी है, तो सपोज ये हो गया आपके पास 0 0, और 1 और 1 लिखेंगे तो यहाँ पर 1 और 1, और -1 और 1 लिखेंगे तो ये रहा। उसके बाद ऐसे ही 2 पे 4 लिखेंगे तो ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे तो ये इस तरफ जाएगा -2 में। तो एक शेप बनेगी, और वो शेप कुछ इस टाइप से होगी। वो शेप ध्यान से समझना, वो शेप होगी कुछ ऐसे, ये आपकी वो शेप होगी, जो पैराबोलिक शेप आपको दिखती है। ओके, और ये आगे चलती चली जाएगी, इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअस इंक्रीज होती चली जाएगी। अभी आपको क्या करना है, आपको जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से समझना है। आप मान लीजिए ये यहाँ पर 1 है, तो आप देखेंगे, आप गौर से, कि यहाँ पर 1 पर fx, इसको याद रखना fx बोलते हैं, fx बराबर y है। तो अगर मैंने कहा x की वैल्यू यहाँ पर x1 जिसे कह सकता हूं मैं, x1 की वैल्यू 1 है, तो इस ग्राफ पर, इस कर्व पर इसकी हाइट क्या होगी। ये देखो, ये हाइट, एक हाइट होगी, ऑब्वियस सी बात है। ये आपके सामने एक हाइट है जो कि y की एक वैल्यू कहलाएगी, जिसे हम fx बोलते हैं। यहाँ पर हम इसे fx1 बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर मैंने 2 पर वैल्यू पूछी तो 2 पर आप वैल्यू क्या बताएंगे। ये 2 पर निकली जो वैल्यू है, ये पिछली वाली वैल्यू से थोड़ी सी बड़ी है। देखो, पहले हाइट ये थी और अब की बार हाइट ये है। पिछली वाली से लेकर इस बार वाली हाइट ज्यादा है, और अगर 3 पर देखेंगे तो ये हाइट और ज्यादा हो जाएगी, लाइक दिस। इसे आप एडजस्ट कर लेना, ये हाइट इस टाइप से हो जाएगी। यानी कि आपके पास 3 की जो हाइट है, यहां से देखेंगे वो हाइट ये कहलाएगी। तो अल्टीमेटली आप जब इसे देखोगे तो ये जो है आपके पास हाइट, ये आपके सामने क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। अब ये हाइट जो है ये इंक्रीज होती चली जा रही है। क्या होती चली जा रही है, हाइट में हो रहा है इंक्रीजमेंट, ये इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू, जिसे x बोला था, x1 x2 x3, क्योंकि ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। x1 जो है वो छोटा है x2 से, देखो x2 बड़ा है, फिर x2 जो है वो छोटा है x3 से। बिल्कुल सिंपल, क्लियर, ये समझ में आया होगा। ये वाली वैल्यू जो है वो छोटी है इससे। अब यहाँ पर देखो x1 से बना क्या है आपके सामने, fx1 बना है, और यहाँ से क्या बना है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये बनेगा fx2 बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा, आप एडजस्ट कर लेना इसे थोड़ा सा, है ना। ये क्या बनेगा, अगर आपको देखेंगे तो fx3 बनेगा। तो आप गौर से देखेंगे तो ये x1 जो है ये छोटा है, x2 बड़ा है, और x3 और बड़ा है। इसका मतलब अगर आप इसे देखोगे, x1 छोटा है x2 से, मीन्स ये वाली संख्या छोटी है इस वाली संख्या से, तो इसका मतलब fx1 भी तो छोटा है। और किससे छोटा है, हाइट देखिए fx1 की, ये पहली छोटी हाइट है, ये बड़ी हाइट है, किससे छोटा है, fx2 से। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को ये बोलेंगे कि ये वैल्यू जो है आपकी बढ़ती चली जा रही है, और ये वैल्यू जो है हाइट भी बढ़ती चली जा रही है। हाइट भी क्या होती चली जा रही है, बढ़ती। देखो x की वैल्यू पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, x की वैल्यू बढ़ती जा रही है। हाइट आपके सामने आप ग्राफिकली देख सकते हो, पहले ये थी, इसे आप कह सकते हो 1, फिर हाइट आपके सामने कितनी हो गई 4, और फिर हाइट आपके सामने कितनी हो गई 9।
ये 4 है, ये 1 है यूनिट के हिसाब से। तो इस सिचुएशन को यानी कि ओरिजिन से राइट साइड वाली सिचुएशन को बोला जाएगा इंक्रीज। क्या बोला जाएगा? इंक्रीज। लेकिन अगर लेफ्ट साइड में यही सेम काम मैं करूं तो जरा गौर से देखिएगा, मैंने कहा -3 पर अगर 9 है, सपोज 9 मेरा यहां मिलता है ऊपर जाके कहीं, ये 9 है, -3 पर 9 है, तो एक हाइट बनी 9। कब बनी? जब x, ये आपके सामने x1 की वैल्यू जो है वो क्या दे रखी है आपको? -3 दे रखी है, और x2 की वैल्यू अगर आपके सामने दे रखी है -2, यानी कि देखो इन दोनों में बड़ी कौन सी है? -3 बड़ा होता है या -2 बड़ा होता है? तो आप गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा -3 छोटा होता है, -2 बड़ा होता है, यानी कि x1 छोटा है x2 से। देख सकते हो, x1 से बनी हुई वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू है, इसे बोलेंगे हम fx1, और x2 से बनी हुई वैल्यू जो होगी हमारे पास ये वाली हाइट, जिसे हम 4 बोलेंगे, ये fx2 है और ये fx1 है। तो आप देखेंगे कौन बड़ा है, 9 बड़ा है या 4 बड़ा है? तो आप कहेंगे सर हाइट में यहाँ पर डिफर हो गया, यानी कि fx1 बड़ा हो गया fx2 से। पिछली बार क्या था? छोटा था। देखो मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि ये हाइट निरंतर बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पर हाइट निरंतर घटती चली जा रही है ना? तो ये घटती चली जा रही है, सिचुएशन घटने का हो रहा है, यानी कि ये आपकी हाइट है, तो इसे बोलेंगे हम डिक्रीजिंग। चलो, आपने ये समझा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पार्टिकुलर फंक्शन की एक जरूरत पड़ती है और फंक्शन के बाद एक इंटरवल की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा है आपको अपना पूरा फोकस इस बात पे रखना है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत छोटा सा टॉपिक है, और वो टॉपिक क्या कहता है? सिर्फ ये बताता है कि फंक्शन किस बिहेवियर का है, उसका कैसा ग्राफ बनेगा, और इंटरवल हम जरूर उसमें कंसिडर करेंगे क्योंकि हर ग्राफ में इंटरवल जरूर होता है एक्स और वाई की वैल्यू। मैं फिलहाल पॉलिनोमियल का एक क्वाड्रेटिक के एग्जाम्पल को लेके चल रहा हूं, आप हर किसी पर ये एप्लीकेबल कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने कहा कि उस क्वाड्रिलेटर को हमने देखा, ये आपके सामने ये है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या देखा हमने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक ग्राफ बना जो कि ये है, और आपने देखा कि जो लेफ्ट वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट, इसे लेफ्ट वाला पार्ट कहेंगे, लेफ्ट वाला पार्ट हमारा डिक्रीज हुआ, और जो राइट वाला पार्ट था वो हमारा इंक्रीज हुआ। ये आपको पता चल गया। ओके, लेकिन ये इंक्रीज और डिक्रीज की प्रक्रिया जो थी वो कैसे चली, इसको रफ करके देखते हैं। ये इंक्रीज और डिक्रीज की प्रक्रिया ऐसे चली कि आपके पास एक इंटरवल यहां ले लिया मैंने, सपोज मैं दोबारा से बना रहा हूं, सपोज मैंने यहां पर एक इंटरवल ले लिया, और ये इंटरवल क्या था? ये था -3, है ना, और ये -2, और ये -1, और ये 0। तो मैंने कहा -3 से लेकर और 0 तक के बीच, -3 से लेकर 0 तक के बीच अगर देखता हूं, ये क्या है? इसको क्या बोला जाता है? इसको इंटरवल बोला जाता है, इंटरवल। तो -3 से 0 जो इंटरवल है, इस इंटरवल पर लिखेंगे fx। fx मतलब कि क्या? fx की वैल्यू क्या दे रखी थी आपके सामने? x², यानी कि ये वाले कर्व की बात कर रहा हूं। fx इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब मैं ये बता रहा हूं कि इस पार्टिकुलर इंटरवल पर fx का जो बिहेवियर है वो डिक्रीजिंग है, यानी कि उसकी हाइट जो है वो नीचे की तरफ आती चली जाएगी ऐसे। और फिर उसके बाद मैं दूसरे बार बताता हूं कि अगर ये 0 से लेकर, अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, सपोज ये 3 है और ये 2 है, ये 1 है, और इस तरीके से लिखा है, एडजस्ट कर लेना आप। तो यहाँ पर इंटरवल क्या हुआ भाई? ये इंटरवल क्या है आपके सामने? 0 से लेकर और 3, यानी कि 0 से लेकर और 3 तक का जो इंटरवल है, इस इंटरवल पर fx जो है इज इंक्रीजिंग। ये यहाँ पर इंक्रीज ऑर्डर में जा रहा है, देखो हाइट इसकी बढ़ती चली जा रही है। तो यानी कि एक ही कर्व, यानी एक ही fx के कितने बिहेवियर हो गए? 2 बिहेवियर हो गए, यानी कि इस पार्टिकुलर इंटरवल पर इसे डिक्रीजिंग बोला जाएगा और इस पार्टिकुलर इंटरवल पर इसे इंक्रीजिंग बोला जाएगा। यहां तक की बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई कि इंटरवल बताता है एक फंक्शन कहां पर इंक्रीज हो रहा है, कहां पर डिक्रीज हो रहा है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आप मुझे बताइए, फॉर द इंटरवल -3 to 3, आप इस पर बिहेवियर चेक करो। व्हाट इज द नेचर ऑफ fx? fx का नेचर क्या होगा -3 से 3 पे? तो आप मुझे कहेंगे कि -3, यानी कि -3 का मतलब हो गया ये, -3 से 3, यानी कि ये -3 से 3 मतलब यहां से लेकर और यहां तक की जो वैल्यू है आपके सामने, इसमें हमें यहां इस कर्व का नेचर बताना है। तो पहले तो ये डिक्रीज हुआ और फिर ये इंक्रीज हुआ,
यानी कि इसका नेचर डिक्रीज भी हो गया और इंक्रीज भी हो गया। तो इस इंटरवल के लिए क्या बोलेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज? हम कहेंगे fx इज नाइदर इंक्रीज नोर डिक्रीज। मतलब कि हम इसको स्पेसिफिक नहीं बता सकते, यानी कि ना तो ये इंक्रीज कहलाएगा और ना ही ये डिक्रीज कहलाएगा इस इंटरवल पर। इस इंटरवल पर दो बिहेवियर है, इंक्रीज का बिहेवियर भी है, डिक्रीज का बिहेवियर भी है। तो इसका मतलब हम कहेंगे इस इंटरवल पर ना हम उसे कंप्लीटली इंक्रीजिंग बोल सकते, ना ही हम उसे कंप्लीटली डिक्रीजिंग बोल सकते। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये कौन सा वाला फंक्शन आपने सॉल्व किया? ये इंटरवल तो आपको पता ही है, फंक्शन है पॉलिनोमियल। अगर मैं sin x का फंक्शन ले लेता हूं, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो आपको इसका भी ग्राफ पता होना चाहिए कि x और y आपके सामने होता है, x 0 पर y 0, x की वैल्यू अगर 90 है तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू अगर आपके सामने पाई है तो 0, 3 पाई बाई 2 दे रखा है यानी कि 270, तो फिर यहाँ -1, एंड देन उसके बाद अगर 2 पाई दे रखा है तो फिर 0। आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो बच्चे इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये 2 पाई है। इस तरीके से ग्राफ बनता चला जाएगा, इस तरीके से ऐसे। अगर आपने नहीं पढ़ा है ये ग्राफ तो पढ़ने की अभी जरूरत नहीं, क्योंकि ग्राफ आपको नहीं सिखाया जा रहा। अब आपको यहाँ पर देखना है कि इस पार्टिकुलर 0 से लेकर और पाई बाई 2 के बीच का इंटरवल पे कि फंक्शन की हाइट बढ़ रही है या कम हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है हाइट बढ़ रही है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। और पाई बाई 2 से पाई के बीच में क्या हो रहा है, हाइट बढ़ रही है या घट रही है? तो हाइट इसकी कम होती चली जा रही है। तो इसका मतलब इसे, इस फॉर्म को हम बोलेंगे क्या, डिक्रीजिंग, और इस फॉर्म को क्या बोलेंगे हम, इंक्रीजिंग। और अगर आपसे कहता है 0 से पाई के बीच में साइन को चेक करके बताइए, 0 से पाई, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ना तो ये इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज, क्योंकि हम कंप्लीटली एक जवाब उसे नहीं दे सकते। तो मेरे हिसाब से जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऐसे ही एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनता है e की पावर x, ऐसे ही लॉगरिथमिक का ग्राफ बनता है, ये आपका एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनता है जो कंटिन्यूस इंक्रीज की तरफ जाता है, ये कभी डिक्रीजिंग जाता ही नहीं है। ये हर जगह इसकी हाइट देखोगे, हाइट जो है वो बढ़ती चली जाएगी, कभी कम होगी ही नहीं, यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑलवेज इंक्रीज, ये हमेशा इंक्रीज करता है। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के पास चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा समझना बहुत जरूरी है, वो है आपके सामने, एक तो आएगा इंक्रीजिंग कर्व कह सकते हो आप इसे, और एक होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये नाम आपको मिलेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसे समझना कौन सा बहुत कठिन काम है भाई? अगर आपसे कहता है इंक्रीजिंग कर्व और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व, अगर आपसे कहता है इंक्रीजिंग कर्व, तो इंक्रीजिंग कर्व के अंदर ध्यान रखना, मैं कर्व से ही दिखा देता हूं आपको बना के, आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी। ये मैंने सपोज एक ग्राफ ले लिया दोनों तरफ, है ना, बेसिक एक्सिस हो गया। आप इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना, मैं इसे नहीं बनाता इतने, यानी कि एक्स एक्सिस राइट में, लेफ्ट में माइनस एक्स एक्सिस नहीं, प्रॉपर तरीके से लिखना। और अगर मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया इंक्रीजिंग का, यानी कि मेरे को लेना क्या है, मेरे को लेना है कि इंक्रीजिंग कर्व कैसे होता है, तो मैंने ये एग्जांपल लिया, आपके एनसीईआरटी में भी एग्जांपल है। सपोज कि ये मैंने लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इंटरवल, और फिर दूसरा इंटरवल लिया मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, और तीसरा इंटरवल लिया मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक। मेरे पास कुछ इंटरवल्स थे, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा एक इंटरवल ये है आपके सामने x1, एक इंटरवल ये है आपके सामने x2, एक इंटरवल ये है आपके सामने x3, या फिर इधर ले लेते हैं x3, ये आपके सामने x3 है, ये x4 है, और ये इंटरवल है आपके सामने x5। तो आप गौर से देखेंगे कि जब x1, ये x1 छोटा है आपके सामने, तो ये बेस लाइन आ गई है ना, ये हाइट हो गई। x2 जब है, देखा आपने, देखा x1 छोटा है x2 से, तो देखो ये वाली हाइट छोटी दिख रही है आपको इस वाली हाइट से, यानी इंक्रीजिंग वाला ऑर्डर बन गया। और x2 छोटा है x3 से, लेकिन यहाँ पर हाइट जो है वो इक्वल है, लगभग इक्वल ही आ जाती है, ये हाइट जो है लगभग इक्वल ही आ जाती है। इसका मतलब एक ऐसी सिचुएशन आई, यानी यहां से लेकर यहां तक के इंटरवल पे ऐसी सिचुएशन आई जहां पर फंक्शन इक्वल बिहेव कर रहा है। इस केस में अगर मैं कहूं तो f(x1) जो है वो छोटा है f(x2) से, इस केस में f(x2) जो है वो बराबर है f(x4) तक, 4 तक बराबर है, देखो यहां से लेकर यहां तक। और इस केस में f(x4) जो है वो छोटा है f(x5) पे।
तो अगर मैं आपसे कहता हूं बराबर के केस में कि आपको बताना है 1 से लेकर 5 बताना है या 1 से लेकर 4 बताना है, कोई भी बता सकते हो, तो आप कहोगे सर कि x1 जो है वो छोटा है x5 से, मुझे साफ साफ दिख रहा है ये संख्या पहले आई है छोटी है और ये संख्या बाद में आई है ये बड़ी होगी। लेकिन यहां पर सर जी fx1 जब मैं देखूंगा यानी कि ये वाली हाइट और fx5 देखूंगा यानी कि ये वाली हाइट, तो दोनों के केस में देखूंगा तो ये समटाइम्स लेस भी होगी और समटाइम्स इक्वल भी होगी इन दिस इंटरवल, बिटवीन दिस इंटरवल। देखो यहां पर ये इक्वल भी है फंक्शन और यहां पर ये ग्रेटर भी है, बड़ा भी है, हाइट बड़ी भी है, यहां पर हाइट सारी सारी इक्वल भी है। तो इसका मतलब ये समटाइम्स इक्वल भी कहला सकता है इस इंटरवल के बीच में जब हम इसे तोड़ेंगे, और ये हो जाएगा x5। तो बेसिकली लेस देन के साथ इक्वल टू आ गया, तो आप समझ सकते हो कि अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है लाइक समथिंग, कोई यहां पर फंक्शन, तो जो इंटरवल देगा, इंटरवल वो इंटरवल इस फॉर्म में देगा ए बी, यानी कि क्लोज इंटरवल, यहां पर क्लोज नाम दे देगा या फिर आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा क्लोज इंटरवल है, तो इसका मतलब उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलेंगे, सॉरी, उसे क्या बोलेंगे हम, इंक्रीजिंग। क्या नाम आएगा उसका, ये इंक्रीजिंग, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। लेकिन जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, तो स्ट्रिक्टली का मतलब तो आप जानते ही हो कि उसमें इक्वल वाला केस यानी ये वाला केस तो कभी नहीं आ सकता। तो ये वाला केस कभी नहीं आ सकता, तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ये रहा ग्राफ, बहुत आसान ग्राफ है आपका। ग्राफ कुछ इस टाइप का आप बना लीजिए, ऐसे इंक्रीज की तरफ जाता हुआ, है ना। तो आप अगर आप देखेंगे यहाँ पर x1 लेंगे तो ये हाइट है, यहाँ पर अगर आप x2 लेंगे तो ये भी आपके पास हाइट है, पिछले वाले से बड़ी है, उसके बाद अगले पे देखेंगे तो उससे बड़ी है, उससे अगले पर देखेंगे तो उससे बड़ी है। तो इसका मतलब हर बार हाइट जो है, चाहे जरा सा भी चेंज हुआ है लेकिन चेंज तो हुआ है, हर बार हाइट बढ़ रही है। यानी कि x1 अगर छोटा है x2 से तो fx1 भी छोटा होगा, क्या होगा, fx2 से। एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग, हाइट इंक्रीज होती चली जा रही है जबकि आपका इंटरवल इंक्रीज होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या चीज समझी आपने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पहले इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दोनों के ग्राफ में और दोनों के बिहेवियर में अंतर है। ये ग्राफ्स आपको नहीं पढ़ने, आपकी क्लास में ग्राफ नहीं है, लेकिन आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को समझेंगे, किस तरीके से उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ जाएगा। अगर डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो इसी ग्राफ को हम, इसे एनसीईआरटी में पेज नंबर 200 पे आप देख लीजिएगा, तो वहां पर आपको डिक्रीजिंग का ग्राफ भी दिख जाएगा। ये आपका डिक्रीजिंग का ग्राफ है इस टाइप का, और ये है आपके पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ, लाइक दिस। और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग के लिए मैंने बता ही दिया, उसके लिए ग्राफ बनेगा ना तो इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, कैसे भी ग्राफ बना सकते हो, लाइक दिस। ये आपका इंक्रीज डिक्रीज दोनों में, अगर यहां से लेकर यहां तक इंटरवल की बात करें, ठीक है ना। चलो अब हम एनसीईआरटी पे चलते हैं और देखते हैं हमारा डिलीटेड कोर्स। ये एनसीईआरटी है, मैंने आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा रखी होगी, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल यूज डिफरेंशिएशन का क्या होता है इसके लिए पहला ही टॉपिक आपकी क्लास में नहीं आ रहा है, तो आपको इस नए कोर्स में ये रिड्यूस हो चुका है, रेट ऑफ चेंज। और मैंने कहा जो साइंस के स्टूडेंट इसे जरूर देखें, सारे एग्जांपल्स नहीं आ रहे, ये सारे एग्जांपल्स आपके सामने कट है, ये पूरी की पूरी एक 6.1 एक्सरसाइज नहीं आ रही। अब आ जाते हैं इस टॉपिक पे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो ये टॉपिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को जैसे मैंने बताया सेम वही तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक फंक्शन है, इंक्रीज कब कर रहा है, डिक्रीज, इसकी पूरी की पूरी थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। और ये देखो बिहेवियर दे रखा है, जो मैंने बताया है उस बिहेवियर को यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हो। देन ये देखिए आपके सामने इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का ग्राफ है। अब इतना सारा पढ़ने के बाद मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि जिस बच्चे को इच्छा होती है कि सर डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिकल यूज कैसे किया जाता है, उसके लिए तो मैंने अभी तक जितना बताया उसे देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसे दोबारा से रिकॉल करना चाहिए। लेकिन अगर स्टूडेंट के अंदर ये जिज्ञासा नहीं है और उसे सिर्फ क्वेश्चन करना है, तो इसका यानी कि जो मैंने अभी बताया इस ग्राफ का आपकी 12th क्लास में कोई लेना देना नहीं है। 12th क्लास में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा, आपके सामने क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। तो कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसको देखते हैं, एक एक करके मैं क्वेश्चंस करता चला जाऊंगा, आप इसको समझते चले जाइए। देखो लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, शो करके दिखाना है द फंक्शन गिवन बाय fx is equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r। r का मतलब रियल नंबर,
एंड रियल नंबर्स मीन्स, रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव के बीच में जितनी भी संख्याएं होती हैं, डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, इवन हो सकते हैं, वो सारे नंबर्स जो हैं उन सभी नंबर पर ये फंक्शन इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा ये बोलता है। तो ठीक है, हमने उसे देखा कि इंक्रीज होना चाहिए, तो हम चेक करते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसको हम करेंगे, एक्सरसाइज निकाल लीजिए और एक एक करके मेरे साथ क्वेश्चंस करते चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 6.2 है, 1 तो है ही नहीं, और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कहता है कि शो करके दिखाना है, शो दैट। तो शो क्या करना है, दिस इज द गिवन फंक्शन fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17, और आपसे कहता है शो करना है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन, आपको इंटरवल भी दे दिया इनने आर का मतलब इनने इंटरवल दे दिया, याद रखना माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव, कोई भी इंटरवल दे सकता है, आपको इस इंटरवल के लिए पूछ रहा है, ठीक है ना। इंटरवल के बगैर तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का अस्तित्व ही नहीं रह जाता ना, उसने इंटरवल तो दिया होगा ना, कहां से कहां तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो देखो अभी आपको जो मैंने बताया वो एक मेथड था, उसे हम कहते हैं ग्राफिकली दिखाना। लेकिन जैसा कि आप डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा के आइजैक न्यूटन ने जब बताया या लेबनीज ने जब इस चीज को इंट्रोड्यूस किया अपने अपने तरीके से, और उन्होंने बताया कि कोई भी ग्राफ कंटिन्यूसली जब इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, यानी चेंज ऑफ एनी सिचुएशन, यानी कि जैसे ये ग्राफ है, यहां से यहां अगर सिचुएशन जाती है तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन तो आपने पढ़ा है, तो इतना सारा आपको नहीं करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान आप बना सकते हो बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। कैसे बनाओगे इसे आसान, देखो आपको लिखना है सॉल्यूशन में, सबसे पहले तो आपके सामने fx दे रखा है 3x प्लस का 17, फिर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि जो अभी मैंने कहानी बताई उसको कनेक्ट करना है। देखो किस तरीके से इसे डिफरेंशिएशन से कनेक्टिविटी मिल रही है। आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x इज इक्वल टू हो जाएगा 3x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1, भाई कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ है तो कॉपी कर लेते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 और 17 का डिफरेंशिएशन 0, अकेला कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके सामने आंसर आया f डैश x का 1 3। तो आप लिखेंगे f डैश x लेस ग्रेटर देन f डैश x ग्रेटर देन 0। जो भी डेरिवेटिव आपने किया उसका डिफरेंशिएशन जो है, जो भी आया fx का यानी फंक्शन का, वो 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा इसके एक दूसरे सेंस में बोल सकता हूँ पॉजिटिव है, 0 से बड़ा तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, यानी कि ये बड़ा है 0 से, पॉजिटिव है। तो लिखेंगे सो f is strictly increasing function, इंक्रीजिंग ऑन, 0 से बड़ा मतलब कितना, ये तो भाई सीधे साधा पॉजिटिव आ रही, तो सभी ऑन आर, किसी भी वैल्यू के लिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्योंकि यहां पर x की कोई भी वैल्यू रखो, x की वैल्यू अगर आप रखेंगे 0 तब भी यह आंसर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव का ही आएगा। x की वैल्यू अगर आप 0 से छोटी रखेंगे, यहां रख के देख लो आप, x की जगह पर 0 से छोटा कुछ भी रख लो, आंसर तो 3 ही आएगा। और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 रखेंगे तब भी आपका आंसर तो 3 ही आएगा। यानी कि तीनों सिचुएशंस, 0 से छोटा, 0 से बड़ा और 0 से बराबर, और इन तीनों सिचुएशन को कहते हैं आर फॉर रियल नंबर। तो यानी कि हमने ग्राफ नहीं बनाया, हमने सिचुएशन समझी ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि क्या कह रहा है इंक्रीजिंग, और उसके बावजूद भी हमने एक रिजल्ट दे दिया, यस इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बिना किसी कर्व वगैरह या ग्राफ वगैरह या सिचुएशन के आप अगर निकाल सको तो वो कितना आसान तरीका है, और इसी को डिफरेंशिएशन में सिखाया जा रहा है। हालांकि आप चाहो तो इसका ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ तो भाई इसका बेसिक यानी फंडामेंटल तो ग्राफ ही है। अब देखो आपको दे रखा है क्वेश्चन, अगर मैं इसको अपनी तरफ से चेक करना चाहूँ, मुझे यकीन ना हो मान लो, तो मैं इसे चेक करना चाहूँ, 3x प्लस का 17 दे रखा है, आप इसका ग्राफ बनाइए x और y करके, x की वैल्यू 0 रखिए, y की वैल्यू 17 आएगी, x की वैल्यू 1 रखिए, y की वैल्यू 20 आएगी, x की वैल्यू 2 रखिए, y की वैल्यू 23 आएगी, और ऐसे आती चली जाएगी, माइनस रखेंगे तो माइनस में आती चली जाएगी। जरा इसका ग्राफ देखिए, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 17 है, x की वैल्यू 1 है, ये 1, तो y की वैल्यू थोड़ी ऊपर होगी इससे, और अगर यहाँ पर 3 है 2 है तो थोड़ी और ऊपर होगी। तो आप देख सकते हो कि ग्राफ जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ऐसी लाइन बन रही है,
और अगर ऐसी लाइन बन रही है तो जरा इसे गौर से देख सकते हो आप कि किसी भी जगह पर, यहाँ पर देखो इसकी हाइट, जैसे ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, इसकी हाइट जो है बढ़ती ही चली जाएगी, ये कम नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ये ग्राफ से आपको किसी चीज को चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपके माइंड में एक फ्रेम होना चाहिए। चलो, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप दूसरा क्वेश्चन जरूर देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है वो देखिए। आपसे कहता है कि शो करके दिखाइए, और शो क्या करके दिखाना है आपको? आपको fx जो है, ये fx जो है, ये इज इक्वल टू शो करना है e की पावर 2x, जो ये फंक्शन है इज इक्वल टू जो दे रखा है e की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, इंक्रीजिंग ऑन r, यानी कि r मतलब रियल नंबर, यानी कि इसका इंटरवल इसने दे दिया माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव के बीच में कुछ भी संख्या होगी, ये तो आपके पास क्या होगा? इंक्रीजिंग ही होगा। तो मैंने कहा कि इसको आपको ग्राफ नहीं बनाना अभी फिलहाल, आप चेक जरूर कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं बनाना, आपका काम बड़ा आसान है। देखो, इसीलिए ये जो टॉपिक है ये आपको दिया जा रहा है, और इससे पहले कर्व ट्रेसिंग जिसे कहते हैं वो टॉपिक आपकी क्लास में है ही नहीं। 12वीं तक की क्लास में कभी आपने कर्व ट्रेस करना सीखा ही नहीं है, उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें कर्व इसका फंडामेंटल है, उसे मेन मत बनाइएगा। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसका तरीका सीखिए। देखो, आपको कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आएगा, आप उसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देन जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव। e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x होता है, इनटू में 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फाइनली मेरे पास डिफरेंशिएशन जो आया वो आया 2e की पावर 2x। अब पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो तो क्लियर कट डिसाइडेड था कि 3 जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ऑब्वियस सी बात है वो आपका 0 से बड़ा है, वो तो क्लियर कट था। लेकिन यहाँ पर तो x दे रखा है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो हम इसे चेक कैसे करेंगे? देखिए, हम यहाँ पर चेक करने के लिए 3 केस बनाएंगे। सबसे पहला केस 1, केस फर्स्ट जो हमारे पास होगा वो ये होगा कि x की वैल्यू हमें 0 से छोटी लेनी है, और दूसरा केस क्या होगा? x की वैल्यू 0 के बराबर लेनी है, और तीसरा केस क्या होगा? x की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है। तो पहले x की वैल्यू 0 से छोटी लेके देखते हैं। छोटी मतलब कुछ भी, अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। तो आप यहाँ पर लिखोगे, सपोज आपने यहाँ पर लिखा f डैश, आप पुट कर लेंगे, x की वैल्यू रख दी आपने, सपोज कि आपने यहाँ पर -3 रख दिया, -3, -4, -1000, माइनस कुछ भी रख सकते हो ना, 0 से छोटा पॉइंट पे भी रख सकते हो। तो आपने माइनस का रखा तो यहाँ पर -3 आएगा, डिफरेंशिएशन में रख रहे हैं। e की पावर 2 इंटू -3 हो जाएगा, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2e की पावर -6 हो जाएगा, और जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2/e की पावर 6 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर पावर में माइनस दे रखा होता है तो डिवाइड में लिख देते हैं, वो पॉजिटिव हो जाती है पावर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि e की वैल्यू होती है, e एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म है, और उसकी वैल्यू होती है 2.7184 एंड सो ऑन। ये इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल की। तो अगर यहाँ पर मैं रखता हूँ ये कोई वैल्यू और उसकी पावर कर देता हूँ 6, तो मुझे बताइए क्या ये कभी नेगेटिव आएगा आंसर में? भाई कभी नहीं आ सकता। फंक्शन जो है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, यानी कि सो f डैश x जो है ऑलवेज इन पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, और इसका मतलब ये हो गया, आप लिखेंगे हेंस fx, या फिर f बोल सकते हो इसे, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन x लेस देन 0, यानी कि x 0 से छोटा होगा, उन सभी संख्याओं के लिए ये इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों लगाया? क्या कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि मैंने x की वैल्यू -3 रखी तो आंसर ये आया, अगर x की वैल्यू -4 रख दूंगा तो भी आंसर सेम आ जाए? ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर। अगर ऐसा होता तो फिर इस फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलते, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलते। क्लियर? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब बोलते हैं? जब आपके सामने अलग अलग वैल्यूज आएगी। अब केस सेकंड पढ़ लेते हैं, चलो सेकंड केस लेते हैं। तो ये है आपके पास केस सेकंड, और केस सेकंड में क्या लिखेंगे? इफ x इज इक्वल टू 0, तो अगर f इज इक्वल टू 0 है तो f डैश 0 इज इक्वल टू हो जाएगा
ट्वाइस ऑफ e की पावर 2 इंटू 0, और किसी भी संख्या की पावर जब 0 होती है तो उसे 1 कहते हैं। तो इसका मतलब आंसर किस में आया, मुझे ये बताइए। सिर्फ आंसर आया है आपके पास। सो एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, देख सकते हो आप, पॉजिटिव है ना, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव क्वांटिटी है। लिखेंगे हेंस एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन x इज इक्वल टू 0। ये 0 पर भी इंक्रीज फंक्शन कहलाएगा। और उसके बाद हम चलते हैं केस 3 पर। और केस 3 क्या है कि इफ x ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ी संख्या लेंगे तो f डैश x जो हमारे पास जो लिखा है 2e की पावर 2x, आप कोई भी बड़ी संख्या ले सकते हो। आप x की जगह पर मान लीजिए 5 ले लेते हैं, 5 6 7 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो, पॉजिटिव में पॉइंट में भी ले सकते हो, फ्रैक्शन में भी ले सकते हो। अगर आप पॉजिटिव संख्या लोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये आंसर जो आएगा वो तो पॉजिटिव ही होगा ना। जो भी आंसर आएगा भाई, e की वैल्यू एक होती है 2.718 और उसकी पावर करेंगे 10, तो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो लिखेंगे सो एफ डैश एक्स यहां पर भी जो है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। हर बार ग्रेटर देन 0 हो रहा है, हर बार पॉजिटिव आ रहा है डिफरेंशिएशन। लिखेंगे हेंस एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन x ग्रेटर देन 0। तो 3 केस आए थे हमारे पास और तीनों से रिजल्ट ये आया कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये फंक्शन जो है एक बार इंक्रीज हुआ और दूसरी बार डिक्रीज हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। हर बार इंक्रीज हो रहा है, तो हर बार इंक्रीज हो रहा है तो ऑलवेज वाली कंडीशन आ गई ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था शो करके दिखाओ। देखेंगे fx इज इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखोगे, सॉरी क्योंकि इंक्रीजिंग अलग है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अलग है। इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r मतलब किसी भी रियल नंबर पर fx जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मेरे हिसाब से अगर ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो मुझसे आप पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि इसमें और क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें भी क्या कहता है, शो दैट आपसे कहता है थर्ड क्वेश्चन के अंदर, शो दैट द फंक्शन fx, पहली बार कौन सा फंक्शन दिया था, पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, दूसरी बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तीसरी बार ट्रिग्नोमेट्रिक। लेकिन इन सब का इस्तेमाल तो प्रॉब्लम तो जब होती है ना जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, लेकिन हमें डिफरेंशिएशन का तो एक आसान तरीका मिल गया इसे करने का। हमें ये फंक्शन शो करके दिखाना है। पहला पार्ट आपसे कहता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और यहां पर भी इसने बोला है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए भाई इंटरवल तो वो जरूर देगा, वो बताएगा ना हमें कि कहां आप पूछ रहे हो इंक्रीजिंग, एक फंक्शन है ग्राफ बनेगा तो इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है, तो आपको ये पूछ रहा है। दूसरे में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछ रहा है और तीसरे में पूछ रहा है आपसे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। दूसरा जो इसका क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, इन दे रखा है इन π/2 टू पाई, और तीसरे में क्या दे रखा है, तीसरे में आपको सी में दे रखा है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π। तो देखो कितना आसानी से इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, बहुत आसान होगा इसका सॉल्यूशन, क्योंकि अब तो हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन से आइडेंटिफाई करना है, ग्राफ पे तो जाना ही नहीं है। हालांकि आप ग्राफ से भी इसको चेक कर सकते हो। आप इसका जब डिफरेंशिएशन कराएंगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू x, आप x के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन कराएंगे या fx का, तो ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ओके, साइन x का सिंपल डिफरेंशिएशन cos x आ गया। अब आपके सामने a का केस है। a का केस क्या है, देखेंगे कि f डैश x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, इन
0 to π/2 आप लिख सकते हो बिकॉज cos x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको ये बात पता होनी चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट होता है आपके सामने, ये होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये जरूर पढ़ा होगा आपने। आफ्टर नहीं होता है इसका मतलब, एक्चुअल में इसका मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कॉस भी पॉजिटिव होगा। और 0 से लेकर π/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आता है 90, यहां से यहां तक की वैल्यू। ठीक है ना, बस ये आपका आंसर है, सीधा सीधा आंसर। देखो पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई है डेरिवेटिव, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में आप लिखेंगे f-x लेस देन 0 इन π/2 टू π। और रीजन क्या लिखेंगे, लिखेंगे यस छोटा होता है भाई, बिकॉज cos x जो है, जो cos x ये जो आया डिफरेंशिएशन, ये तो है डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x जो है इज नेगेटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। भाई आप देख सकते हो, अगर मैं यहां से इसे 0 से पाई बोल रहा हूं तो ये π/2 से पाई हो जाएगा ये वाली संख्या, और इसे सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे। और ये साइन का घर होता है, कॉस तो यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब एक सिंपल बिहेवियर हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, तो लिखेंगे सो f इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली मतलब निरंतर बढ़ता चला जा रहा है इंक्रीजिंग की तरफ, है ना, बराबर नहीं आ रहा, समान में नहीं आ रहा, इंक्रीजिंग, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन या इन, कहां पर 0 to π/2। और यहां पर भी लिखेंगे सो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 टू π। अब तीसरा केस और ले लेते हैं। तीसरे केस की जब हम बात करेंगे तो तीसरे केस में आपको क्या करना है, आप लिखेंगे f-x ग्रेटर देन 0 इन 0 to π/2 बट f-x लेस देन 0 इन π/2 टू π। एक जगह बड़ा है, एक जगह छोटा है, सो f-x ग्रेटर देन 0 और f-x लेस देन 0 इन 0 to π। भाई 0 to π की अगर मैं केस बात करता हूं, ये 0 है, ये π है, तो एक जगह पर तो cos x की वैल्यू पॉजिटिव है और एक जगह पर cos x की वैल्यू नेगेटिव है। तो 0 से π पर तो पॉजिटिव भी आया, नेगेटिव भी आया। अब मुझे ये बताना है कि ये इंक्रीज है या डिक्रीज है, तो हम कहेंगे भाई ये तो कुछ भी नहीं है। अगर दोनों ही बिहेवियर एक कर्व पे आपको दिख रहे हैं इस इंटरवल को लेकर, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे f इज neither increasing nor decreasing in 0 to π, ना तो इंक्रीज है ना डिक्रीज। तो अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई है तो मुझसे पूछ लीजिए। ये कंप्लीट आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको क्या कहता है, जिसमें आपको कहता है कि कैसे हमें शो करना है। किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताइए। हाँ जी, आपके सामने अगर आप इसको ओवरव्यू देखो करोगे, मैंने ग्राफ से आपको बताया, ग्राफ से कनेक्टिविटी माइंड में रखनी है। मैंने बताया उन साइंस के स्टूडेंट के लिए तो बहुत जरूरी है जो आगे जाके इस चीज को लेने वाले हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ग्राफ है ही नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि उसे सिर्फ 12th में एक टॉपिक मिला है, उसके बाद कहीं नहीं मिलने वाला है टॉपिक। और जहां मिलेगा वहां पर आप जैसे कि आप अगर एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे तो वहां पर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप कोर्स में एडमिशन ले लोगे, और वो भी ऐसे कोर्स में जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले लिया आपने, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अगर आपने ग्राफ नहीं समझा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको समझ ही नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स और फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ग्राफ से समझना।
ठीक है ना। तो याद रखना, जो साइंस में फिजिक्स आगे लेना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में या फिर इकोनॉमिक्स में आपका कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए ग्राफ समझना भी जरूरी है। अदरवाइज 12th स्टैंडर्ड पे तो इतना सा समझाया है। ये है आपके सामने सिचुएशन, बहुत इजी सिचुएशन है। डिफ्रेंशिएशन करिए, अगर वो छोटा है 0 से तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और अगर बराबर भी है वो 0 के तो इसका मतलब डिक्रीजिंग। 0 यानी कि इसका मतलब हो गया कि नेगेटिव, ये संख्या रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव को और ये संख्या रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव। बात समझ में नहीं आ रही तो बताइए।